लीजिए। इस पे है कै यानी कि उल्टी, किसको कहते हैं। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं रेजिमेंटल थेरेपी। रेजिमेंटल थेरेपी क्या है? रेजिमेंटल थेरेपी इस तरह की तदबीर, इस तरह की कुछ तरीके होते हैं जो असबाब सित्ता ज़रूरिया को कहीं ना कहीं मुतासिर करके इंसान जिस्म की बीमारी को, इंसानी जिस्म की गैर तबीई हालत को सेहत में तब्दील कर दे, यानी कि उसको सही कर दे। इसको बोलते हैं रेजिमेंटल थेरेपी। यानी कि कुछ इस तरह के काम, दरअसल इंसान को जो इलाज किया जाता है वो तीन तरीके से किया जाता है। नंबर एक, इलाज बिद दवा, यानी कि दवा खिला दी जाए। नंबर दो, इलाज बिद तदबीर व तगजिया। इलाज बिद तदबीर कहते हैं रेजिमेंटल थेरेपी, यानी कि कुछ इस तरह के काम किए जाएं इंसान के शरीर के साथ, इंसान के शरीर के ऊपर, कि वो जो उसकी बीमारी है वो तंदुरुस्ती में बदल जाए, यानी कि इंसान जो है सही हो जाए। या अगर इंसान सही है तो वो जो है उसको उन तदबीर को करने से, रेजिमेंटल थेरेपी के उन उन रेजिमेंटल थेरेपी को करने से वो जो है उसकी तंदुरुस्ती बनी रहे, जैसे कि एक्सरसाइज। ठीक है। और तीसरा नंबर होता है इलाज बिल यद, यानी कि इलाज बिल यद बोलते हैं, हाथ से, यद कहते हैं हाथ को, यानी कि हाथ से इलाज। हाथ से इलाज क्या होता है? सर्जरी। ठीक है। हमने इलाज बिद दवा पहले पढ़ लिया है, इलाज बिद दवा को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम कल हमने जो है थोड़ा सा मोटा मोटा सा पढ़ा था रेजिमेंटल थेरेपी। अब रेजिमेंटल थेरेपी को थोड़ा सा हम डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। और सर्जरी का जो है अलग सब्जेक्ट है, वो हम पढ़ चुके हैं, बाकी पीछे से रिवीजन करते आ रहे हैं तो रिवीजन में भी ले लेंगे। ठीक है भाई। जी, तो शुरू कर रहे हैं। कै, कै के माने होते हैं उल्टी के। देखिए, वैसे तो जो कै है, उल्टी है, एक तरह की परेशानी है। क्योंकि परेशानी इसलिए है, जब किसी को उल्टी लगती है तो तबीयत बहुत ज्यादा परेशान होती है, इंसान की बॉडी के ऊपर जोर पड़ता है। ठीक है। इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब उल्टी होती है। लेकिन यूनानी में कै जो है वो रेजिमेंटल थेरेपी का भी एक पार्ट है। रेजिमेंटल थेरेपी में भी इसको शुमार किया गया है, शामिल किया गया है। रेजिमेंटल थेरेपी में भी इसको जगह दी गई है। यानी कि ये समझा और जाना और पढ़ा गया गया है कि कै यानी कि उल्टी अगर उसको तरीके से कराई जाए तो उससे भी इंसान के जिस्म को जो है सेहत मिलती है। और इंसान की जिस्म अगर सेहतमंद है तो सेहत बनी रहती है कई मायनों में। ठीक है। अब वो क्या है उसको हम पढ़ते हैं। कै किसको कहते हैं? उल्टी को। इंसान जो ग़िज़ा यानी खाना खाता है तो उसमें से कुछ जुज़े बदन बन जाते हैं। जुज़े बदन बन जाते हैं यानी कि डाइजेशन वगैरह होने के बाद, मेटाबॉलिज्म इस्तेहाला होने के बाद, जो इंसान के जिस्म में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ बन जाती है। बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो खाने में से उनको ले लेती है, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जिन भी चीज, मिनरल्स, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत बॉडी को होती है वो बॉडी जो है खाने में से लेती रहती है। ठीक है। और उससे क्या करता है? जुज़े बदन बन जाता है, यानी कि बदन का हिस्सा बन जाता है। जिस तरीके से हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, काम, सब कुछ जो मतलब पूरा का पूरा जो इंसान है वो खाने पीने से ही पैदा हो बनता है, सॉरी, बनता है। क्योंकि जब एक इंसान माँ के पेट से पैदा होता है तो 2.5 से 3 किलो का तकरीबन एक, जो एक नॉर्मल वैल्यू है फीटस की, जो बच्चे की, नौ मौलूद की जो पैदा होते बच्चे की जो एक नॉर्मल वैल्यू है वजन की, वो क्या है? 2.5 से 3 किलो का बच्चा पैदा होता है। ठीक है। लेकिन एक 20 से 25 साल की उम्र तक आते आते वो 50 से 60 किलो तक का हो जाता है। ठीक है। तो ये जो इतना वजन बढ़ रहा है ये फिर खाना खाने से, डाइजेशन से, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो काम है, जो फैल हैं इंसान के जिस्म में, उनकी बाद ही जो है बनता है। इंसान 55, 60, 65 किलो, 70 किलो तक का बन जाता है। तो वो खाने पीने से बनता है। खाने पीने से कैसे बनता है? जो इंसान खाता पीता है वो जो उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं जो कि इंसान की बॉडी को डेवलप कराने में, उसको जो है तगजिया देने में काम आती है, इंसान उनको लेता रहता है और इंसान के जिस्म की बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो तो जो इंसान खाता है उसमें से कुछ जुज़े बदन बन जाता है, कुछ खारिज हो जाता है, यानी कि जो फुजला होता है, जो जो मशीन ने ले लिया, इंसान की जो डाइजेशन ने मतलब जो है कबूल कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो इंसान को जो है लग गया बॉडी में। और बाकी जो कुछ होता है वो क्या होता है? खारिज हो जाता है, यानी कि निकल जाता है, जो कि इस लायक नहीं होता जिसकी बॉडी को जरूरत हो। यानी कि जो खराब होता है
जो इस्तेमाल करने लायक नहीं होता वो क्या होता है, आगे निकल जाता है, स्टूल में निकल जाता है, पाखाने में निकल जाता है, पोटी में निकल जाता है। और कुछ मैदे में जमा होती रहती है, कुछ ग़िज़ा क्या होते हैं, मैदे में जमा होती रहती है। ये एक यूनानी कॉन्सेप्ट है। यूनानी कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंसान ग़िज़ा खाता है, कुछ वो बॉडी में ज़रूरत के मुताबिक बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में यूज़ हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। कुछ जो उसमें से बेकार शय होती है, जो वेस्ट होता है, वो स्टूल की तरफ निकल जाता है, स्टूल में निकल जाता है। और कुछ क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ खिलते ऐसी होती हैं जो स्टमक में यानी कि पेट में यानी कि मैदे में पड़ी रहती हैं। ठीक है। और अगर उसे मैदे से ना निकाला जाए तो ये नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि माना यह जाता है ये जो स्टमक में पड़ी रहती है ये एक एबनॉर्मल मादा होता है, क्योंकि जो नॉर्मल मादा होता है वो तो इंसान के जिस्म में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जो एबनॉर्मल मादा है, एबनॉर्मल मादा क्या है, ये पेट स्टमक में पड़ा रहता है ये। ठीक है। और जो बिल्कुल एकदम फुजला है, एकदम बेकार है, वो स्टूल यानी कि टॉयलेट की तरफ जो है चला जाता है। इसलिए कभी कभी कै उल्टी की जरूरत होती है, ताकि जो मादा पेट में चिपका हुआ है, ये पेट में फजूल बेकार पड़ा हुआ है, वो जो है वहां से खारिज कर दिया जाए, ताकि वो वहां बीमारी वगैरह ना फैलाए, सूए मिजाज यानी कि मिजाज खराब ना करे। और इंसान जो है जब नई गिजाएं खाए तो नई गिजाएं जो है वहां जा करके जो है अपनी वो जगह जो है वो नई गिजाओं के काम आ जाए। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का जो पूरा सिस्टम है, पूरा अमल है, वो बहुत अच्छे से हो, क्योंकि जो वहां पर जो है एबनॉर्मल मादे जो चिपके हुए थे वो साफ हो गए हैं। ठीक है। ये है सारा कै उल्टी का मामला। अब इसके बारे में बुकरात, बुकरात को अबू तिब कहते हैं। अबू तिब यानी कि तिब यानी कि डॉक्टरी का बाप, बुकरात को बोलते हैं। बुकरात से पहले जितने भी तबीब थे उन्होंने एक नियम बना रखा था। थोड़ा सा मैं बुकरात के बारे में बताता चलूं। बुकरात से पहले जितने भी तबीब हुए हैं, जो बुकरात से पहले, उन्होंने एक नियम बना रखा था कि वो अपने कुनबे, अपने खानदान के अलावा किसी को तिब यानी डॉक्टरी नहीं सिखाते थे। उनका मानना यह था कि तिब जो है एक बहुत ही आला दर्जे का फन, आला दर्जे की खिदमत है। अगर ये कुछ लोगों को पता लग जाएगा तो लोग जो है इसको प्रोफेशन यानी कि कारोबार बना लेंगे और खिदमत का जज्बा इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है। जो सेवा का भाव है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, लोग इसे बिजनेस बना लेंगे और लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो जो बुकरात से पहले के जितने भी तबीब हुए हैं, उन्होंने अपने खानदान से बाहर तिब को बिल्कुल फैलाने से सख्त मना कर रखा था और नहीं फैलाते थे। अब जब बुकरात का नंबर आया, बुकरात का दौर आया, तो बुकरात ने क्या काम किया, बुकरात ने इसको आम कर दिया, ताकि बहुत ज्यादा लोग जो है इससे फैजयाब हो सके, इससे फायदा उठा सके, इससे लाभ उठा सके। ठीक है। तो बुकरात की इन खूबियों को देखते हुए, और बुकरात ने कई कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, और बुकरात ने एक दी है हिप्पोक्रेट्स ओथ। हिप्पोक्रेट बुकरात ही का नाम है, इंग्लिश में बुकरात को हिप्पोक्रेट बोलते हैं। इंग्लिश में बुकरात को हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं, हिप्पोक्रेट बोलते हैं। तो इन्होंने एक कसम दिलाई लोगों को, उन सभी लोगों को जो के आना चाहते हैं डॉक्टरी में, यानी कि जो लोग डॉक्टरी में आना चाहते हैं, इसमें जो है अपनी खिदमत देना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनको एक कसम दी। उस कसम में उन सभी चीजों का ख्याल रखा कि एक तबीब जो है वो दूसरे तबीब की इज्जत करेगा, एक तबीब दूसरे तबीब से जो है उसके बच्चों की इज्जत करेगा, एक तबीब दूसरे तबीब के जो है इलाज करने की जो है अपनी फीस नहीं लेगा, और बहुत सारी चीजें कि एक तबीब जो है वो इस फन का, इस खिदमत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। इस तरह की उसमें बहुत सारे पॉइंट रखे गए हैं। इसको हिप्पोक्रेट ओथ यानी कि बुकरात की कसम कहते हैं। ठीक है। बुकरात ने जो है ये कसम लागू कर दी सभी तिब पे काम करने वाले लोगों के ऊपर। और उसके बाद जो है बुकरात ने तिब को आम कर दिया। बुकरात की इतनी बड़ी दरिया दिली देखने के बाद बुकरात को जो है अब्बा कहा गया। अब्बा यानी कि वालिद, यानी कि पिता, यानी कि बाप कहा गया। ठीक है। बुकरात को कहा गया कि ये तिब के बाप हैं, क्योंकि इन्होंने आम लोगों के लिए जो है इसके दरवाजे खोल दिए कि कोई भी वो शख्स जिसके अंदर खिदमत का जज्बा है, तबाबत करना चाहता है, तिब या डॉक्टरी करना चाहता है, वो डॉक्टरी कर सकता है, बशर्ते कि वो हिप्पोक्रेट ओथ यानी उन सभी चीजों का, उन सभी मूल्यों का, मानविक मूल्यों का ध्यान रखे और उनको हनन होने से रोके और इंसान के सेहत और तंदुरुस्ती के लिए काम करे। ठीक है भाई। तो बुकरात के बारे में मैंने थोड़ा सा ये बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि बुकरात ने कै यानी उल्टी के बारे में क्या कहा। बुकरात को जो है याद रखें, बुकरात को अबू तिब यानी कि तिब का बाप कहते हैं।
ठीक है। और बुकरात को बहुत ही ज्यादा सम्मान इज्जत के साथ बुकरात का नाम लिया जाता है, क्योंकि बाप बाप होता है। ठीक है। तो बुकरात ने क्या कहा है कै के बारे में, उल्टी के बारे में, मैं आपको बताता चलूं। ये उल्टी वो उल्टी नहीं है, ये उल्टी वो उल्टी नहीं है जो किसी बदहजमी के उसमें आ जाती है। कोई बहुत खतरनाक चीज पी ली, खराब मालिश मन उससे उससे आ जाती है। या ये उल्टी वो नहीं है जो इमेसिस ग्रेविडम या हाइपर इमेसिस ग्रेविडम यानी कि एक हामला यानी गर्भवती महिला को हो जाती है। ये उल्टी वो उल्टी भी नहीं है। ठीक है। ये उल्टी वो उल्टी नहीं है कि गलती से कोई चीज पी ली और वो अंदर जो है बेचैनी पैदा कर रही थी। ये उल्टी कौन सी उल्टी, ये उल्टी वो उल्टी है जो कि खुद जानबूझ करके कराई जा रही है। ठीक है। ये उल्टी वो उल्टी है जो कि खुद कराई जा रही है, जानबूझ के कराई जा रही है, पेट के खराब एबनॉर्मल मादों को बाहर खारिज करने के लिए कराई जा रही है। ये उल्टी वो उल्टी है। ठीक है। और इस उल्टी को रेजिमेंटल थेरेपी में यानी कि इलाज बित तदबीर में बहुत ही अहमियत दी गई है। ठीक है। अब कै यानी उल्टी से मैदे की रतूबत यानी मादे के साफ होने के साथ साथ यानी कि पेट का जो मादा है जो पेट में चिपका हुआ है, जो कि अच्छी गिजा को, अच्छे पोषण को, अच्छे न्यूट्रिशन को भी नहीं जगह देता वहां पे रुकने का, वहां पे एब्जॉर्ब होने का, वहां पे अपने काम करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है चिपका हुआ है स्टमक में, पेट में। तो जब इसको निकाल देते हैं बाहर, तो जब इसको बाहर निकाल देते हैं, जो नई गिजा खाते हैं उसके बाद उसको अच्छा मौका मिलता है अंदर जो है एब्जॉर्ब होने का, ठहरने का, अपना काम करने का, और इंसान के जिस्मो नस्मो नशो नुमा में तब्दील होने का। इसके साथ साथ, इन सब के साथ साथ, नंबर एक तो ये है कि वो जो है स्टमक में जाके अच्छा काम करेगी जब जब पेट साफ हो जाएगा। ठीक है। नंबर दो, गुर्दा। गुर्दा कहते हैं किडनी को, मसाना कहते हैं यूरिनरी ब्लडर को यानी कि पेशाब पेशाब की थैली को। ठीक है। इंसान में गुर्दे दो होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक सज्जी तरफ होता है, एक खब्बी तरफ, यानी कि एक बाएं होता है, एक दाएं होता है। ठीक है। फिर उनमें से दो नलियां चलती हैं, एक नली इधर से इस वाले राइट में से निकलती है, एक लेफ्ट वाले में से निकलती है, और नीचे आकर के दोनों के दोनों जो है नाभ के बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जो है एक थैली होती है, एक मसाना होता है। दोनों के दोनों गुर्दों से जो नलियां निकलती हैं जिनको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, वो एक ही मसाने में गिरती हैं। तो गुर्दे दो, मसाना एक, यूरेटर दो। फिर मसाने से आगे जो बाहर निकालते हैं, जो बाहर बाहर कर देते हैं, बाहर जो वातावरण माहौल में खारिज कर देते हैं, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। जो आगे है वो यूरेथ्रा है। ठीक है। मर्दों में जो मेल यूरेथ्रा है उसकी लंबाई जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है। औरतों में जो इसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर होती है। मर्दों में जो इसकी यूरेथ्रा की लंबाई होती है, पेशाब की जो बाहर वाली नली है, 16 सेंटीमीटर औरतों से ज्यादा होती है। ठीक है भाई। अब मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लडर और जिगर के अमराज में, लिवर डिजीज वगैरह, किसमें, किडनी की बीमारियों में, जितनी भी किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं, जितने भी इंफेक्शन वगैरह हैं जो भी हैं, मसाने में यानी कि यूरिनरी ब्लडर में, और जिगर के अमराज में यानी कि लिवर डिजीज में फायदा पहुंचता है किससे, उल्टी से, कै कराने से, जो कि अपने आप कराई जा रही है। ठीक है, उससे। इसके साथ साथ फालिज यानी कि पैरालिसिस यानी कि जिसको हिंदी में अधरंग बोल देते हैं उसमें, और जुजाम यानी कि लेप्रोसी यानी कि कोढ़। अब जो है जुजाम ही इंडिया से खत्म हो चुका है। ठीक है। इराडिकेटेड डिजीज में शामिल हो चुका है जुजाम यानी कि कोढ़। नहीं तो एक वक्त पे इसका भयानक प्रकोप था, और अंग्रेज सरकार ने यहां तक किया था कि लेप्रोसी से बीमार लोगों के लिए उसने बस्तियां अलग बसवा दी थी। ठीक है, एक तरीके से आइसोलेशन। जैसे कि अभी कोरोना चला था, कोरोना में जो है 14 दिन का आइसोलेशन कर रहे थे, होम आइसोलेशन कर रहे थे, या किसी भी ऐसी जगह पे, स्कूल में, किसी भी धर्मशाला वगैरह में, कहीं पे भी जो है इस तरह का बंदोबस्त कर दिया जाता था कि 14 दिन जो है वहां रहे, उसके बाद आदमी अपने घर जाए। ठीक है। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई बीमारी के, कोरोना के लक्षण आने हैं, तो वो वहीं पे आ जाए, वो बाकी लोगों को संक्रमित या इन्फेक्टेड ना करे। ठीक है। तादिया जो है, तादिया यानी कि इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण जो है वो दूसरे लोगों में ना फैले, इसलिए आइसोलेशन यानी कि उसको जो है एक अकेला तनहा छोड़ देते थे। ठीक है। इसी तरीके से लेप्रोसी का जो आइसोलेशन किया था अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बस्तियां ही अलग बसा दी थी कोढ़ के मरीजों के लिए।
ठीक है, उन्होंने एक बस्तियां बसा दी थी उनके लिए जो है, उनको मतलब टपरी वपरी जैसे भी एक इंतजाम कर दिया था कि तुम लोग यहीं रहोगे, तुम्हारा खाना वाना सब यहीं होगा, तुम्हें जो है बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग रह करके अपना इलाज कीजिए, खाइए पिइएगा, और जो है आप जो है ठीक हो जाइएगा। तो जुजाम यानी लेप्रोसी वगैरह में भी कै यानी उल्टी फायदेमंद है। ठीक है, सवाल बन सकता है कि कै के फायदे, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर डिजीज में, लिवर लिवर डिजीज में, किडनी डिजीज में, पैरालिसिस में, लेप्रोसी में। ठीक है भाई जी। और पेट के अंदर जो एबनॉर्मल मादे चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, वो साफ हो जाता है, उससे जो है पेट पाक हो जाता है। अब कै के फायदे क्या क्या हैं? ठीक है, नंबर एक, भूख, कै जो है वो भूख बढ़ाती है, यानी कि जो उल्टी है, उल्टी करने के बाद भूख अच्छी लगती है। सिर के सिर के बोझ को कम करती है, भारीपन जो है सिर का उसको कम करती है। बसारत, बसारत कहते हैं विजुअल पावर, यानी कि विजन, यानी कि आंख से जो हम देखते हैं, यानी कि देखना, बसारत बोलते हैं आंखों से देखना। कुव्वत बासिरा, बासिरा, कुव्वत बासिरा वो ताकत है, कुव्वत कहते हैं ताकत को, बासिरा कहते हैं देखने वाली को। कुव्वत बासिरा वो ताकत जिसके जरिए से इंसान देखता है, बसारत देखने को कहते हैं। तो बसारत यानी कि आंखों की रोशनी को तेज करती है, क्या कै यानी कि उल्टी, बदन की सुस्ती को दूर करके चुस्ती पैदा कर देती है। कै अमराज गुर्दा, किडनी डिजीज, यरकान यानी कि जॉन्डिस, यानी कि इसको दूसरे लफ्जों में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये लिवर डिजीज है। ठीक है, तो जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या है? लिवर डिजीज है, यानी कि लिवर का इन्फेक्शन है, एक तरीके से हिपेटाइटिस है। इस्तिस्का, इस्तिस्का बोलते हैं एसाइटिस, यानी कि इंसान के पेडू में, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ जो है पानी इकट्ठा हो जाए, यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। ठीक है, फालिज यानी कि पैरालाइसिस, यानी कि इंसान पैरालाइसिस, यानी कि अधरंग, अध, अध कहते हैं आधे को, अध कहते हैं आधे को, और रंग कहते हैं यानी कि इंसान के जिस्म का आधा हिस्सा या कोई हिस्सा जो है वो बाकी हिस्से से जो है बस बाकी हिस्से की तरह जो है नॉर्मल अपना काम ना करे। ठीक है, उसको अधरंग बोल देते हैं, पैरालाइसिस बोल देते हैं, फालिज बोल देते हैं। राशा, कोरिया में फायदेमंद, फायदा पहुंचाती है, क्या? उल्टी। ठीक है, कह के ममनुआत, ममनुआत यूनानी का शब्द है, उर्दू का लफ्ज है। ठीक है, कै ममनुआत जिसके मायने होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि मनाही, यानी कि रोक। ठीक है, यानी कि उल्टी का जो एक रेजिमेंटल थेरेपी का जो एक पार्ट है, उल्टी कराना, जानबूझ करके उल्टी कराना। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मना है, किस किस को उल्टी नहीं करानी चाहिए? ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी को जो है ये रेजिमेंटल थेरेपी की जो ये ब्रांच है या ये जो हिस्सा है ये सबको फायदा पहुंचाए, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको मनाही होती है, और एक तबीब को, एक अच्छे तबीब को इनका इल्म, इनकी जानकारी होनी जरूरी होती है। ठीक है, अब कै के ममनुआत क्या है, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पे कै इंडिकेशन, ठीक है, और कै नहीं करा सकते, यानी कि उल्टी नहीं करा सकते। ठीक है, फतक यानी कि हर्निया, यानी कि आंत वगैरह उतर जाना। ठीक है, वो आंत जो है वो फीमोरल कैविटी में उतरे, या जो है स्क्रोटल कैविटी में उतरे। ठीक है, वे उसमें उतरे। ठीक है, वर में हलक, हलक यानी कि फेरिंग्स लैरिंग्स, फेरिंजियो लैरिंजाइटिस। ठीक है, या फेरेंजाइटिस। खुरूज मिकाद कहते हैं जो लैट्रिन का रास्ता होता है, जिसको एनस कहते हैं, वो नीचे की तरफ निकलने लग जाता है जब आदमी टट्टी करता है, खास तौर से ये दिक्कत बच्चों में हुआ करती है। ठीक है, तो इसको कांच निकलना बोलते हैं। ठीक है, और एनल हर्निया भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म जो है वो एनल हर्निया है। जो कांच निकलना है वो आम जबान में कांच निकलना कहते हैं। और खुरूज मिकाद यानी कि लैट्रीन के रास्ते का नीचे जब बच्चा टट्टी करता है और वो जोर लगाता है, किनचता है, तो नीचे की तरफ निकल जाता है। ऐसे बच्चे जिनमें ये प्रॉब्लम हो, यानी कि एनल हर्निया, यानी कि जिनकी कांच निकलती हो, उनमें भी कै नहीं कराएंगे। या वरम हलक यानी कि गले का इन्फेक्शन। ठीक है, फतक हर्निया, नुतुउर रहम, ऐसी महिलाएं, वो औरतें जिनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यानी कि जिनका यूट्रस जो है वो खारिज होता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो है ऑब्स में,
गाइनियोब्स में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की। पहली स्टेज क्या है, जो जो फंडस ऑफ यूट्रस है, यानी कि यूट्रस की छत मान लीजिए, वो एक तरीके से अंदर लटक जाती है। ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, वो अंदर लटक करके जो है, वो जो है उनकुर रहम यानी कि सर्विक्स में आ जाती है। और तीसरे में क्या होता है, वो सर्विक्स से बाहर निकल जाती है लेकिन वेजाइना में होती है। और चौथे में क्या होता है, वो सर्विक्स से वेजाइना से भी बाहर निकल जाती है। और जब कोई महिला बैठती है जिसको जो है नुतूर रहम यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, तो वो जो है नीचे लगता है उसका यूट्रस जमीन पे। जहां भी वो बैठती है, पटरी पे बैठती है, किसी कुर्सी पे बैठती है या जमीन पे बैठती है, तो नीचे लगता है। वो चौथी स्टेज होती है। ठीक है। तो जिन महिलाओं को, जिन औरतों को, जिन खवातीन को नुतूर रहम की शिकायत हो, उनको भी कय नहीं करानी चाहिए। हर्निया वाले मरीजों को नहीं कराना चाहिए। फेरिंजोलेरेंजाइटिस यानी कि जिनके जो है गले में इन्फेक्शन, उनको नहीं कराना चाहिए। एनल हर्निया वालों को नहीं कराना चाहिए। जोफे व मैदा व अमआ, यानी कि जोफे मैदा यानी कि पेट कमजोर हो, व अमआ यानी कि जो है आंतें कमजोर हो। ठीक है। या लंग्स की कमजोरी यानी कि फेफड़े कमजोर हो, फेफड़े कमजोर हो, स्टमक कमजोर हो, इंटेस्टाइन कमजोर हो, इन मरीजों में भी कै उल्टी नहीं करानी चाहिए। ठीक है भाई। अब इसकाते हमल की मरीजा, इसकाते हमल की मरीजा यानी कि वो औरत, वो खातून जिसको एबॉर्शन हुए हों, जिसकी हिस्ट्री जो है वो एबॉर्शन वाली हो, यानी कि उसको इसकात हुआ हो, यानी कि उसका बच्चा जो है खराब हुआ हो। ठीक है। इस तरह की जो मरीजा होती हैं उनको भी उल्टी नहीं कराते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनके लिए भी। नफ्सुद्दम यानी कि थूक में खून, नफ्सुद्दम यानी कि थूक में खून, यानी कि ऐसे मरीज जब वो थूकते हैं तो उनको थूक में खून आता है। या टीबी, टीबी को यूनानी में सिल बोलते हैं, टीबी के मरीज। ठीक है। या मुफरत फरबही, मुफरत फरबही बोलते हैं थुलथुलापन, यानी कि जिनका जो है पेट वगैरह और मतलब बॉडी के वो पार्ट जहाँ चर्बी चढ़ गई है, वो जब वो चलता उठता बैठता है, वो जो है जंप करते हैं। और मतलब क्या करते हैं, वो जो फैट प्रोटीन है वो मूवमेंट करती है, एक तरह फ्रीली मूवमेंट करती है। ठीक है। फ्रीली मूवमेंट करने का मतलब लंबा चौड़ा ऊंचा होना जो है वो थुलथुलापन नहीं है। ठीक है। कई लोग लंबे धाकड़ होते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, तो वो थुलथुलापन नहीं है, वो उनकी बॉडी है, अच्छी बॉडी है, मजबूत है। लेकिन जब इंसान के जो स्टमक की जो चर्बी है, जो फैट प्रोटीन है, ठीक है, या सीने की चर्बी फैट प्रोटीन है, या इसी तरीके से कूल्हों की चर्बी और फैट प्रोटीन है, या गालों की चर्बी या फैट प्रोटीन है, जब वो खुद ही अप डाउन मूवमेंट करने लग जाए चलने फिरने पे या उठने बैठने पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो समन मुफरत यानी कि थुलथुलापन है। तो ऐसे मरीज, ऐसे वो मरीज जिनके अंदर थुलथुलापन हो, उनको भी कै नहीं करानी चाहिए। ठीक है। जबूल यानी कि प्रोटीनूरिया, यानी कि जबूल यानी कि प्रोटीनूरिया, यानी कि वो महिला या पुरुष, वो महिला या पुरुष, वो आदमी या औरत जिसको पेशाब में प्रोटीन आ रहा हो। अमराज ऐन व उज़्न व अनफ हल्क, यानी कि ईएनटी की प्रॉब्लम हो। ईएनटी के डॉक्टर होते हैं ना, ईयर नोज एंड थ्रोट, यानी कि ईयर के मैंने कान, नोज के मैंने नाक, थ्रोट के मैंने गले, आंख नाक कान आंख, आंख नाक गले का जो डॉक्टर होता है ना, यानी कि ENT हलक। ठीक है। तो जो आंख नाक और कान के जो मर्ज होते हैं, जिसको ये मर्ज हो, आंख नाक और कान, कान आंख, सॉरी आंख नहीं, सॉरी, कान नाक हलक, कान नाक और हलक की जिनको डिजीज हो, प्रॉब्लम हो, उसको भी उल्टी नहीं कराते। ठीक है। गर्दन का पतला होना, अगर किसी की गर्दन जो है वो पतली है, सुराही जैसी गर्दन है, उनको भी उल्टी नहीं करानी चाहिए। या सीने का छोटा होना, सीने का तंग होना, उनको भी जो है उल्टी नहीं करानी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मनाही है। ठीक है भाई। अब कै उल्टी के मौसम व वक्त, यानी कि कै कब करानी चाहिए, कै का मौसम कौन सा होता है। कै उल्टी के लिए मौसम गर्मी का मौसम, यानी कि गर्मी के मौसम में, बाहर का मौसम यानी कि दोपहर का वक्त, बाहर का मौसम जो आजकल चल रहा है। ठीक है। कै यानी कि उल्टी के नियम क्या क्या है, उल्टी किस किस तरीके से करानी चाहिए, उल्टी कराते 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 हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो जिस दिन उल्टी करनी हो, उससे एक दिन पहले खिचड़ी जैसी नरम गिजा, नरम खाना देना चाहिए मरीज को। यानी कि अगर मरीज को कल उल्टी करानी है तो आज जो है खिचड़ी वगैरह, अनीता इधर ध्यान दीजिए, खिचड़ी वगैरह जो है हल्की गिजा देनी चाहिए। सभी लोग ध्यान दें और अपने अपने कैमरे ऑन कर लें, बाकी माइक ऑफ रखें। ठीक है।
कै से पहले थोड़ी हल्की वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है, कै कराने से पहले पेट और आंखों पर पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि पेट और आंखों पर जो है ज्यादा जोर ना पड़े। उसके बाद मुकी, मुकी कहते हैं उन दवाइयों को, मुकी, मुकी कहते हैं उन दवाइयों को जिनसे जो उल्टी लाने वाली दवाई होती है। ठीक है, इमेटिक मेडिसिन यानी कि उल्टी लाने, एक होती है एंटी इमेटिक, उल्टियां रोकने वाली दवाई है। मेहंदी ध्यान दीजिए, कहाँ देख रहे हैं आप इधर उधर। ठीक है, एंटी इमेटिक वो दवाइये, एंटी इमेटिक वो दवाइये, ठीक है, जिनसे उल्टी रुकती हो। ठीक है, और इमेटिक मेडिसिन वो दवाई है जिनसे उल्टी आती हो। तो उसको क्या बोलते हैं, मुकई, मुकई यानी कि उल्टी लाने वाली दवा पिलानी सर चाहिए। की दवा है? अगर मुकई से उल्टी आ जाए, अगर मुकई से उल्टी आ जाए, ठीक, नहीं तो मुंह में 2 उंगली हलक में पहुंचानी चाहिए। अगर अगर मुकई जो दवाइयां हैं उनसे उल्टी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 उंगली हलक में पहुंचानी चाहिए। या फिर क्या करना चाहिए, कबूतर का पंख, कबूतर का पंख हलक में डालना चाहिए। कबूतर के पंख को हलक में लगाने से पहले, क्योंकि कबूतर का पंख है, उसको क्या करना चाहिए, धोकर साफ करने के बाद अर्के गुलाब यानी कि गुलाब जल, अर्के गुलाब किसको कहते हैं, गुलाब जल को, गुलाब जल में तर कर लेना चाहिए। ठीक है भाई। और अगर इसमें भी उल्टी ना आए, मतलब सबसे पहले जो है मुकी यानी कि उल्टी लाने वाली दवाई दी गई, उसके बाद उंगलियां भी हलक में डालकर देख ली गई, उसके बाद जो है कबूतर का जो है पंख भी डाल करके देख लिया गया, फिर भी उल्टी नहीं आई। ठीक है, और अगर उससे भी उल्टी ना आए तो गर्म हम्माम कराना चाहिए। हम्माम एक तरीके का गुसल ही होता है, नहाना ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा तरीके से किया जाता है। इसमें दर्जात होते हैं कि यहाँ पे मरीज को जो है वो गर्मी दी जाएगी, यहाँ मरीज को पसीना दिलाया जाएगा, यहाँ उसको नहलाया जाएगा। एक तरीके से शाही गुसल समझ लीजिए उसको। ठीक है आप, और ये तिब्बी तरीके से होता है। उल्टी ना आए तो गर्म हम्माम कराना चाहिए यानी कि गर्म पानी से नहलाना चाहिए। मैदा यानी कि स्टमक और हाथों पैरों की गर्म सिकाई से भी उल्टी आ जाती है। मैदा यानी कि पेट, मैदा यानी कि पेट और हाथ पैरों से भी जो है हाथ पैरों गर्म सिकाई करनी चाहिए, उससे भी उल्टी आ जाती है। तय के वक्त सीधा बैठना चाहिए, जिस टाइम उल्टी करा रहे हैं वो मरीज जो है सीधा बैठे, सिर को कुछ आगे को झुका लेना चाहिए, और तय करने वाले को अपना मैदा यानी स्टमक आहिस्ता धीरे से दबा लेना चाहिए, पेट को हल्के से दबाना चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है जी। तय करने के बाद गर्म पानी में सिरका मिलाकर कुल्लिया करानी चाहिए मरीज को। जब कै करा दी गई, उसको उल्टी करा दी गई, उसके बाद गर्म पानी में सिरका मिला करके उसको जो है कुल्लिया करानी चाहिए, और ठंडे पानी से मुंह धुलवा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कै करेगा तो जोर पड़ेगा, मुंह लाल हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ठंडे पानी से मुंह धोगे सुकून मिलेगा। अगर कै के बाद तिशनगी, तिशनगी बोलते हैं प्यास को, लगे तो अर्के कासनी या शरबत अनार पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। अर्के कासनी या अनार का जूस यानी कि शरबत अनार जो है पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। तय के बाद जल्दी खाना नहीं देना चाहिए, जब भूख खूब लगे तो ही खाना देना चाहिए, फौरन खाना खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेट अभी अभी खाली हुआ है, उसको थोड़ा सा आराम मिलना जरूरी है। अगर कै उल्टी किसी जहर वगैरह के खाने से हुई है तो कै के बाद, ये एक पॉइंट इन्होंने अलग से जोड़ा है, क्योंकि ये जो कै है, जो ये चौथा नंबर है, ये कै वो कै नहीं है जो कि दिलाई जा रही है जो रेजिमेंटल थेरेपी में है। ये कै वो है कि जो खुद ब खुद आ गई है, लेकिन इसमें रेजिमेंटल थेरेपी भी हो सकती है, यानी कि तबीब भी जहर खुरानी में किसी मरीज को जिसने जहर खा लिया हो उसको कै करा सकते हैं, तबीब भी। ठीक है, करा सकते हैं, और खुद भी आ सकती है। अगर खुद आ रही है वो तो खुद आ रही है, हैजान और परेशानी की, अगर तबीब करा रहे हैं तो फिर वो रेजिमेंटल थेरेपी है, यानी कि वो एक तरीके से इलाज है। तो कै के बाद घी और दूध मिलाकर पिलाना चाहिए, और फिर से कै करानी चाहिए। ठीक है, कै कराने के बाद घी और दूध मिलाकर के पिला देनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, जो पेट के अंदर स्टमक के अंदरूनी दीवार है जो म्यूकस है, उसको चिकनाहट मिल जाता है, और फिर उसको भी उल्टी कर देना चाहिए। ठीक है, नोट, अगर मुकी उल्टी लाने वाली दवाएं देने से उल्टी ना आए और बेचैनी बढ़ जाए, कई बार उल्टी देने वाली दवाई से उल्टी नहीं आती और बेचैनी बढ़ जाती है, ठीक है, तो आधा किलोग्राम पानी में नमक, ठीक है, आधा किलोग्राम पानी
पानी आधा लीटर ले लिया और उसमें क्या क्या, नमक कितना मिला, 2 माशा। 2 माशा होता है 20 ग्राम। और रोगन बादाम ये भी 2 माशा, यानी कि ये भी 20 ग्राम ले लिया। ठीक है, मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे या तो या तो उल्टी आ जाएगी, या बेचैनी जो हुई है जो मुक्की देने से, वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। करना हुआ, ठीक है। फसद, फसद बोलते हैं वेंसेक्शन को। इसमें वेंसेक्शन यानी कि फसद का जो वेंसेक्शन नाम है, इस नाम में दो लफ्जों शब्दों का इस्तेमाल हुआ। नंबर एक वैन, नंबर दो सेक्शन, दोनों को मिलाकर के बना दिया वेंसेक्शन। वैन के मैंने वैन यानी कि वरीद, ठीक है, और सेक्शन के मैंने काटना, यानी कि वरीद को काटना, इसको फसद बोल दिया गया है। अतिब्बा, अतिब्बा क्या करते थे कि नश्तर लेते थे, आजकल उसकी जगह नीडल ले लेते हैं। ठीक है, अतिब्बा क्या करते थे, नश्तर लेते थे, और जिस जगह की रग से खून निकालना मकसद होता था, जिस जगह की रग से खून निकालना चाहते थे, वहां की रग पे मारते थे हल्का सा चीरा, माइन्यूट सा एकदम, और वहां से ब्लड आ जाता था। फिर किसी बर्तन में उस ब्लड को, खून को इकट्ठा कर लिया जाता था और उसको कहीं पर दफना दिया जाता था। ठीक है। और जो मुजिर मादा होता है वो जो है खून में निकल जाता है, जो भी एबनॉर्मल मादा होता है या तनकिया करना होता है जो भी है, वो निकल जाता है। तो यह जो खून का उबाल है, जो हिजान है, वो भी जो है एक तरीके से नॉर्मल हो जाता है, तब यही हालत में अपनी आ जाता है। अब इसके लिए क्या कराते हैं, फसद जो है रेजिमेंटल थेरेपी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और आजकल जो है, अब नश्तरों का नश्तर वस्तर तो नहीं लगाते आजकल, तो डायरेक्ट जो है नीडल वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, 18 नंबर की जो हरे वाली नीडल होती है वो डाल देते हैं, उससे जो है ब्लड आ जाता है। ठीक है, और उससे काम हो जाता है। ठीक है। अब नश्तर यानी कि ब्लेड के जरिए, नश्तर को आप ब्लेड समझिए, ब्लेड के जरिए या द्वारा जिसमें इंसानी से खून खारिज करना, निकालना करना फसद कहलाता है। ठीक है, ब्लेड के जरिए से, ब्लेड का चीरा मार के, हल्का सा कट मार करके इंसान के जिस्म से खून को निकाल देना, खारिज करना, क्या कहलाता है, फसद। ठीक है। अब फसद के फायदे क्या है, दमवी यानी खूनी बीमारियों में, जरबा व सकता, एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी एक इस तरह की बीमारी है कि उसमें आदमी क्या होता है, खामोश हो जाता है। खामोश यानी कि ऐसा हो जाता है जैसा बेहिस, जैसे पत्थर का हो गया हो, मतलब ये है कि उसको कुछ कहेंगे तो वो जवाब ही नहीं देगा। ठीक है, बेहिस हो जाता है, एपोप्लेक्सी बोलते हैं इसको। जरबा वसक्ता में फसद करते हैं, दमवी बीमारियों में करते हैं, जरबा वसक्ता करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वेंसेक्शन यानी कि फसद की मनाही जो है, किस किस जगह, किन किन मर्जों में, किन किन मरीजों में जो है वो फसद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पे सवाल भी बनता है, ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इनके ऊपर सवाल बनते हैं। ठीक है। अब दायमी कब्ज में, यानी कि वो वो शख्स वो शख्स जिसको दायमी कब्ज रहता है, यानी कि कंटिन्यू कब्ज रहता है, मुस्तकिल कब्ज रहता है, उनकी फसद नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, दायमी कब्ज कहते हैं, पुराना पुराना कब्ज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक होता है कोलिंज में, यानी कि कोलिंजाइटिस में, यानी कि इंसान की जो बड़ी आंत है, जिसको बड़ी आंत में कितने हिस्से होते हैं, नंबर एक सीकम, नंबर दो कोलन। कोलन के 4 हिस्से हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड। ठीक है, और उसके बाद रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम एंड देन एनस। ठीक है, ये क्या होगी, बड़ी आंत होगी। तो बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसको कोलोन बोलते हैं, जिसके 4 हिस्से हैं, उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हमल यानी कि प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेग्नेंट जो महिला, जो औरत, खातून जो हामला है, उसकी भी फसद नहीं करते। उनका ये जो खून, जो गैर तबाही मादे हैं खारिज करने के, उनको भी नहीं निकालते। ठीक है, या हैज यानी कि जब मेंसेस आ रहे हो तब भी नहीं करते। गर्म मिजाज के लोगों में नहीं करते। गर्म मिजाज के लोगों में इसलिए नहीं करते कि अगर उनका करेंगे तो उनके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एनीमिक में, एनीमिक, एनीमिक बोलते हैं जिनके अंदर फकरुद्दम यानी कि खून की कमी हो। ठीक है, लहीम शहीम यानी कि मोटे और थुलथुले लोगों में। जो मोटे और थुलथुले लोग होते हैं, दरअसल ये है कि वो तंदुरुस्त नहीं माने जाते, वो बेहतरीन नहीं तंदुरुस्त माने जाते। बेहतरीन तंदुरुस्त वो है जिनके अंदर, जिनके चेहरे से जो है, जिनकी खाल से जो है वो खून की सुर्खी नजर आती हो। ठीक है, और उन एक चुस्ती, तंदुरुस्ती, और एक जो है पूरा एक मतलब एक तरीके से उनकी हरकत जो है वो नॉर्मल हो, यानी कि उनकी मूवमेंट्स नॉर्मल हो। ठीक है, और उनका जो मांस हो, जो गोश्त हो, वो हड्डियों से चिपका हुआ हो। ठीक है, और अगर उनके मांस को पकड़ के देखें, उनकी बॉडी को पकड़ के देखो, तो वो सख्त महसूस हो, उसको बोलते हैं तंदुरुस्त आदमी। और वो जिसकी बॉडी जो है वो अपने आप ही हिल रही है,
ठीक है, मूवमेंट कर रही है, थुलथुला जिस्म हो रहा है, तो उनकी भी क्या फसद नहीं खोलनी चाहिए। ज्यादा सर्दी व ज्यादा गर्मी में नहीं खोलनी चाहिए, बुखार में नहीं खोलनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिया जाए। 14 साल से कम उम्र और 60 साल से, एक 31 में इंपॉर्टेंट है, एक तो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला, कोलेंजाइटिस वाला, हमल प्रेगनेंसी वाला भी है, और जी आपका लहीम शहीम भी है, और बुखार वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी जानते हैं बुखार में खून नहीं निकालेंगे। ठीक है, बीमारी की हालत में तो सभी समझ जाएंगे। अब 14 साल से कम उम्र और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी फसद नहीं खोलते हैं। खाना खाने के बाद और जिमा सेक्स करने के बाद, खाना खाने के फौरन बाद भी नहीं करते हैं और सेक्स करने के फौरन बाद भी नहीं करते हैं। जब बीमारी बहरान यानी कि पीक पर हो, जब कोई बीमारी अपने पीक पर हो, किसी को कोई बीमारी है और वो पीक पे है। आपने देखा था कोरोना की जो सेकंड वेव चली थी, जो दूसरी लहर चली थी, उसमें कोरोना इतना था कि 3-4 दिन में ही अंबाड़ लग गए, इतना आदमी मरा, इतना आदमी मरा बेहिसाब। तो उस टाइम कोरोना क्या था, पीक पे था, अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई, सबसे ज्यादा ताकत, एक तरीके से कोरोना अपनी जवानी पे था। उसने इतने लोगों को मारा है बेहिसाब। ठीक है, पीक पर, और पीक, कोई बीमारी अपनी पीक पे होती है, अपनी यानी कि अपनी चोटी पे होती है और अपनी बिल्कुल जोरों पे होती है। ठीक है, तो उसको बहरान बोलते हैं यूनानी में। और जी कोलेंजाइटिस हो गया, डायरिया यानी कि दस्त लग रहे हो या पेट की कमजोरी हो, क्रोनिक फीवर हो, किसी को बहुत ज्यादा पुराना बुखार आ रहा हो, उन मरीजों को जो है फसद नहीं करते, उनका जो है एक तरीके से वेंसेक्शन नहीं करते। कब करना चाहिए फसद? नंबर एक, चांद की, देखिए दो, एक तो ये महीने होते हैं, हमारे इंग्लिश वाले महीने होते हैं, 1 2 3 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, एक हमारे महीने होते हैं, क्या कहते हैं, चांद के महीने, जिनको अरबी महीने कहते हैं, मुहर्रम सफर रजब, रजब शाबान रजीबुल, क्या कहते हैं, जमादी जमादी उसानी, रजब शाबान, ठीक है, ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा। ठीक है, एक ये होते हैं। ठीक है, एक हिंदी के भी महीने होते हैं, मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य, बैशाख, बसंत, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो चांद के महीने हैं, जो चांद के मुताबिक चलने वाले महीने हैं, तो चांद की बीच की तारीखें, महीने, चांद के महीने की बीच की तारीखें। ठीक है, क्योंकि चांद की तारीखें अलग होती है ना, इंग्लिश की तारीखें अलग होती हैं। तो चांद के महीने की बीच की तारीखें जो हैं, और दिन में चाश्त का वक्त, चाश्त का वक्त यानी कि तक जिस जिस टाइम के चाश्त की नमाज पढ़ते हैं, यानी कि तकरीबन जो है 9-10 बजे। ठीक है, के वक्त खूनी यानी बीमारियों में, ठीक है, खूनी बीमारियों में करते हैं, और मौसम रबी में करते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। रग का नाम, यानी कि कौन कौन सी रग को किस किस बीमारियों में फसद करते हैं, वैनसेक्शन करते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन ये है, आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, मुझे आप लोग पढ़ते हुए दिखने चाहिए, दिखते रहने चाहिए, और माइक अपने बंद रखना। ठीक है भाई। नंबर एक होती है बासलीक वैन। वैन, ये जो नसें होती है ना, ये जो ऊपर जिनमें कैनूला लगाते हैं हम लोग, इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं, अपने अपने नाम होते हैं। तो एक होती है बासलीक वैन। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिलिक वैन, यूनानी में बोलते हैं बासलीक। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिलिक वैन। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम भी है, तनूर बदन। तनूर बदन, तनूर बदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है, तनूर, तनूर यानी कि तंदूर समझ लीजिए, यानी कि इंसान के जिस्म का तंदूर क्या है, पेट, उसी में तो खाना हजम होता है। तो छाती, पेट, पेडू, यहाँ जब इनमें कोई दिक्कत हो, छाती, पेट, पेडू में कोई दिक्कत हो, तो फिर बासलीक से खून निकालते हैं, बासलीक की वेंसेक्शन करते हैं, बासलीक के फसद करते हैं। ठीक है, कोहनी के जोड़ व कलाई में मीडियली, अंदरूनी तरफ, कोहनी का जो जोड़ होता है ना, और जो कलाई होता है, तो कलाई में ये अंदरूनी तरफ, यानी कि कोहनी में अंदरूनी तरफ होती है, मीडियली, अंदरूनी। जैसे कि हम ऐसे खड़े होते हैं, इंसान कोई ऐसे खड़ा होता है, एक सीधी पोजीशन में खड़ा होता है, तो जो जो कोहनी से अंदर की तरफ, मीडियली, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जो नस होती है ना, कोहनी से जो अंदर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं बेसिलिक वेन। ठीक है, नंबर एक, अभी इसका काम क्या क्या है। नंबर एक, जातुल जनब, यानी कि प्लीवरीसी, जातुल जनब यानी कि पिल्यूरिसी। ठीक है, दर्द मैदा यानी कि पेट, पेट का दर्द, दर्द जिगर यानी कि लीवर का जिगर, यानी कि दर्द जिगर, दर्द जिगर यानी कि लीवर का दर्द। ठीक है, वर्म जिगर यानी कि हिपेटाइटिस, यानी कि लीवर का इन्फेक्शन। ठीक है, वर्म, ये जो हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस कई तरीके का होता है, फिलहाल आप ये मान के चलिए कि वर्म जिगर में फायदा में, यानी कि हिपेटाइटिस में फायदा पहुंचाती है। वर्म तहाल, यानी कि जो स्पिलीन होती है, जो तिल्ली होती है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, बवासीर, बवासीर हो जाए,
वर्मे मिकाद यानी कि एनस में इन्फ्लामेशन हो जाए, वर्मे रहम यानी कि यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, बच्चेदानी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, बच्चेदानी के जो सबसे अंदर अंदरूनी दीवार होती है, अंदरूनी लेयर होती है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और बच्चेदानी के इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को भी क्या कहते हैं, एंडोमेट्राइसिस बोलते हैं। ठीक है। और सुदाए तज अजा, एक होता है सुदाए तज अजा, ठीक है, यानी कि जब चोट वोट लग जाए दिमाग में, ठीक है, या और पूरे बदन की सफाई भी यही वेन करती है। यानी कि ये सारे काम अगर हो, जातुल जना, भो दर्द मैदा, दर्द जिगर वर में तहाल, बवासीर वर में मिक़ात, वर में रहम, सुदा, पूरे पूरे बदन की सफाई, जब ये काम करने हो तो बेसिलिक वेन की फसद खोलते हैं, जो कि कोहनी से और जो हमारा कलाई है इससे मीडियल यानी अंदर की तरफ होती है। ठीक है भाई। और इसको तनूरे बदन भी बोलते हैं। जो दूसरी वेन है, दूसरी वेन का मतलब नाम है सी, सिफेलिक वेन। सिफेलिक, मैंने सिफेटिक लिख दिया है इसमें, ठीक कर लेना आप। सिफेटिक नहीं है, सिफेलिक है। ठीक है। सिफेलिक, सिफेलिक वैन, सिफेलिक वैन को यूनानी में कीफाल बोलते हैं। ठीक है, कीफाल, वरीद कीफाल। और इसका जो सिफेलिक वैन है, इसका एक दूसरा नाम है, जिस तरह के बेसिलिक वैन का दूसरा नाम क्या है, तनूर बदन। तो सिफेलिक वैन का जो दूसरा नाम, इसका नाम है सरारू। सरारू, सरारू को दो लफ्जों से मिलकर बना है, सर और रू यानी कि चेहरा। ठीक है, सर और रू, ये सर और रू, इसका सरारू दूसरा नाम है। और जो कीफाल है उसका नाम तनूर बदन है। जो वो काम करते हैं वो छाती और पेट में जितने उजू है ज्यादातर उनकी बीमारियों में ये काम करती है। और कीफाल, कीफाल का दूसरा नाम सरारू है, यानी कि सिर, और रू यानी कि सिर और चेहरा। तो ये जो है सिर यानी कि हेड और फेस की जो बीमारियां हैं उनमें ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर उनमें इसकी फसद खोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे सिर और चेहरे की सफाई होती है। ये कहाँ होती है, ये कोहनी के जोड़ के करीब कलाई में लेटरली होती है। यानी कि कोहनी के जोड़ में जो है ये लेटरली यानी कि बाहर की तरफ, जब आदमी सीधा खड़ा होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होता है, तो जो कोहनी है, कोहनी में जो बाहर की तरफ की जो वैन है, उस वैन को बोलते हैं सिफेलिक वैन। और जब सिर में और चेहरे में कोई परेशानी होती है तो ज्यादातर उन बीमारियों में, सिर और चेहरे की बीमारियों में, आंखों की बीमारियों में, कानों की बीमारियों में, नाक की बीमारियों में, हलक की बीमारियों में क्या करते हैं, इसी की वेंसेक्शन करते हैं, इसी की फसद खोलते हैं, किसकी, कीफाल की। ठीक है। सिर, सिर गर्दन की बीमारियां, सरेसाम यानी कि मेनिंजाइटिस, यानी कि दिमाग के जो तीन पर्दे हैं, ठीक है, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, अनकबूतिया यानी कि आर्कनाइडमीटर और पायामीटर, उनके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाए, इनके मेनिंजाइटिस हो जाए, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर। दर्द गोश यानी कि कान का दर्द, जिसको इंग्लिश में ऊटालजिया बोलते हैं, कान के दर्द को क्या बोलते हैं, ऊटालजिया। और यूनानी में क्या बोलते हैं, दर्द गोश, कान का दर्द। रमद चश्म, ये आंखों की बीमारी है, आंखें आ जाना एक तरीके से। खुन्नाक यानी कि डिफ्थीरिया, यानी कि ये गले की बीमारी है, जिसके अंदर जो है एक गिशाए काजिब यानी कि एक सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है, बहुत बुरा इन्फेक्शन होता है गले का ये। ठीक है, तो उसमें जो है सिफेलिक वैन वैन की फसद खोलते हैं, सिफेलिक वैन के वैन सेक्शन करते हैं। वरम हलक, वर्म हलक यानी कि फेरिंजो लेरेंजाइटिस, यानी कि फेरिंजाइटिस और लेरेंजाइटिस। ठीक है, उन सब में जो है सिफेलिक वैन, यानी कि सिर में जो ऊपर ऊपर है, गर्दन से ऊपर ऊपर जो बीमारियां हैं ज्यादातर उनमें सिफेलिक वैन की फसद खोलते हैं। और सिफेलिक वैन कहाँ होती है, कोहनी से बाहर की तरफ होती है। ठीक है। अब मीडियन वैन, एक होती है मीडियन वैन। मीडियन वैन क्या होती है, मीडियन वैन को यूनानी में कहते हैं अकहल। ठीक है, जिससे ब्लड सैंपल लेते हैं, ऐसे सामने करते हैं ना, जिसको जब ब्लड सैंपल देना तो सामने करते हैं, ऐसे लो जी सैंपल ले लो, तो जिसमें वो सुई डाल के सैंपल लेने वाला खून खींचता है। ठीक है, उसको, उसका दूसरा नाम जो है हफ्त अंदाम है, हफ्त अंदाम भी कहते हैं। ये कोहनी के जोड़ के सामने होती है, बासलीक और कीफाल दोनों की ब्रांचेस से मिलकर के बनती है, दोनों की शाखों की में से मिलकर जो जो मीडियन वेन है, जो मीडियन के मैंने वैसे भी एक तरीके से सामने होता है, तो जो मीडियन वेन है उसमें क्या होता है, अखल, इसको अखल बोलते हैं, इसको अखल बोलते हैं, हफ्ता अंदाम बोलते हैं। और ये जो बेसिलिक वेन जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने, उसके बाद सिफेलिक वेन यानी कि जो दूसरे नंबर पर पढ़ी थी, उन दोनों की ब्रांचों से आके बनती है ये। तो ठीक है, इसका काम क्या क्या है, ये गर्दन व सिर की बीमारियों, गर्दन और सिर की बीमारियों में, मालन खोलिया, मालन खोलिया में, सर दर्द में, जातुस सदर, जातुस सदर यानी कि पेरिकार्डाइटिस, यानी कि जो
जो छाती की जो एक कवरिंग है अंदर की तरफ उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। शिकम यानी कि पेट की बीमारियां, सुदा यानी कि सिर का दर्द, तज अजो यानी कि सिर में चोट लगने लगने से जो जो परेशानी हो जाए उसमें, इन सब चीजों में जो है मीडियन वेन की फसल खोलते हैं, जिसको अखल भी बोलते हैं, हफ्ता अंदाम भी बोलते हैं। याद रखना है आपको ये चीजें। फसद में से एक सवाल आप कंफर्म मान के चलिए, ये मेरा कयास है कि फसद में से एक सवाल कंफर्म आएगा। ठीक है, याद कर लेना, भूलना नहीं चाहिए। आपके लिए एक एक सवाल ही कीमती है, क्योंकि एक एक सवाल ही इकट्ठा करके आपको 120 के आंकड़े को हाथ लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वरीद वैन का नाम क्या है? हबलुज्जरा, रेडियल। ठीक है, ये कहाँ होती है? लेटरली होती है। रेडियल, रेडियल यानी कि जिस तरह रेडियल, रेडियल वो आर्टरी होती है जिस पे हम नब्ज देखते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं अंगूठे की तरफ होती है। ये जो होती है ना, ये कलाई पे, ये जो अंगूठे से नीचे की तरफ होती है, ये रेडियल होती है। इसके बराबर में को एक वेन जाती है, एक नस जाती है जो बाहर की तरफ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको हबलुस जरा बोलते हैं। ये बाहर जो बराबर बराबर में नहीं होती, जिसमें मोटा सा कैमरा लगाते हैं ज्यादातर, ठीक है, इसको हबलुस जरा बोलते हैं। रेडियल, ये लेटरली होती है यानी कि बाहर की तरफ होती है। ये कीफाल की ब्रांच है। सीफेलिक जो ब्रांच होती है, सीफेलिक जो है, जो सर की सफाई करती है, जिसको सरारू बोलते हैं, उसकी ब्रांच है क्या? रेडियल। ठीक है, ये कलाई पर बाहर की तरफ यानी कि लेटरली होती है। ठीक है, सिफेलिक जो वेन है वो भी लेटरली होती है। ठीक है, सिफेलिक की जो ब्रांच है यानी कि हबलुस जरा यानी कि रेडियल, ये भी बाहर की तरफ होती है। और जो मीडियन वेन है वो सिफेलिक और ब्रैंक, सिफेलिक और क्या कहते हैं, बेसिलिक, दोनों की ब्रांच जिससे मिलकर के बनती है। ये भी पता होना चाहिए कि किस किस से मिलकर के बन रही है। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा होते हैं? हबलुजरा यानी कि रेडियल से, यानी कि जो गट्टे पे होती है बाहर की तरफ, दर्द सीना यानी कि छाती के दर्द में, छाती के दर्द में, ठीक है। दर्द दिल यानी कि जो एक तरीके से हार्ट में पेन हो जाए। शोषा, शोषा में मुफीद है। शोषा कहते हैं झूठी रिब्स को, यानी कि जो फॉल्स रिब है, जो नीचे की फॉल्स रिब है, जो कि पीछे से रीढ़ की हड्डी से तो चलती है लेकिन आगे एब्डोमेन पर आकर के नहीं मिलती, बल्कि नीचे लटकी रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं झूठी रिब। ठीक है, तो उनके उनमें अगर दर्द हो जाए तो उनमें भी जो क्या करते हैं, रेडियल, रेडियल वेन यानी कि हबलुस जरा की ही फसद खोलते हैं। अब एक नंबर 5 पे है उसैलम। उसैलम को जो है असलीम भी कह देते हैं कई लोग, इसको बेखतर रग भी कहते हैं। सवाल ऐसे भी आ जाता है, बेखतर रग किसको कहते हैं? ठीक है, सिफेलिक को बोल देते हैं, बेसिलिक को बोल देते हैं। ठीक है, या जो है क्या कहते हैं, हबलुस जरा यानी कि रेडियल को बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं? तो उसेलम या असलीम, इसको बेखतर कहते हैं। यानी कि बेखतर यानी कि ये सही जिसको कहते थे सही सलामत है, यानी कि उसैलम। ठीक है, बी कहते हैं इसको। डोर्सल मेटाकार्पल, ये हाथ पर होती है, छोटी उंगली और उसकी बराबर वाली उंगली। ये जो हाथ है, हाथ पे एक उंगली होती है जो सबसे छोटी होती है, ये वाली, इसको छोटी उंगली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल फिंगर। इसकी बराबर में जो होती है, जो छोटी से थोड़ी बड़ी होती है, इसमें अंगूठी पहनाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अंगूठी के नाम से इसको रिंग फिंगर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटी उंगली है लिटिल फिंगर, और ये जो रिंग फिंगर है अंगूठी वाली फिंगर, इन दोनों के बीच में जो है ये कलाई पे, इन दोनों के बीच में ये जो हाथ के ऊपर डोर्सली, यानी कि ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें जो है ये इन दोनों के बीच में ये रग आती है, जिसको उसैलम बोलते हैं और बेखतर बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? दाहिने हाथ में अमराज जिगर, क्योंकि इंसान के दो हाथ हैं, तो दो हाथ हैं तो दोनों तरफ उसैलम है, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, दोनों तरफ ये वेन्स हैं। तो जो राइट यानी कि जो दाहिने हाथ की उसैलम है, ये रग है। ठीक है, इससे ब्लड कब निकालेंगे दाहिनी? जब जिगर में दिक्कत हो, जिगर में कोई हिपेटाइटिस हो, जिगर में कोई परेशानी हो। इसको कैसे याद रखेंगे? जिगर जो होता है वो दाई तरफ होता है। जिगर किधर होता है? दाई तरफ होता है। और दाएं हाथ की उसैलम की जो है वेन सेक्शन करते हैं, यानी कि दाएं हाथ की जो नस है उसको फोड़ते हैं, कैसे समझ लिए सादी जबान में। ठीक है, उससे ब्लड खारिज करते हैं। ठीक है, अगर लीवर में है, क्योंकि लीवर किधर होता है? दाई तरफ होता है। अगर दाई तरफ इन्फ्लामेशन है, लीवर में इन्फेक्शन होता है, तो उसैलम की जो है, उसैलम की राइट हैंड उसैलम, ठीक है, यानी कि जो डोर्सल मेटाकार्पल बोलते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है डोर्सल मेटाकार्पल। ठीक है, तो उसकी वो करते, उसकी क्या करते हैं, वेंसेक्शन करते हैं।
और जिगर के लिए। बाएं हाथ में यानी कि उल्टी हाथ में यानी कि लेफ्ट हाथ में वर्म तहाल यानी कि तिल्ली, स्प्लीन, और अमराज कल्ब के लिए यानी कि दिल की बीमारियों में जो है लेफ्ट, क्योंकि दिल किधर होता है, उल्टी तरफ होता है, लेफ्ट तरफ होता है, कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो फिर जो है लेफ्ट हैंड उसे जो है ओपन करते हैं, खोलते हैं, वेंसेक्शन करते हैं, फसद करते हैं। और अगर तिल्ली में भी कोई बीमारी है तो तब भी जो है उस एलम की लेफ्ट हैंड ही खोलते हैं। ये जो है डोर्सल मेटाकार्पल इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका यूनानी नाम है उसैलम, और इसका एक नाम बेखतर रग भी है। ठीक है भाई, डोर्सल मेटाकार्पल। देखिए जैसे हमारा गट्टा है ना ये, तो गट्टे पे देखो आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जहां ये मूवमेंट मूवमेंट कर रहा है, ये रिस्ट है। ठीक है, रिस्ट के नीचे होता है कार्पल बोन, और कार्पल के नीचे होती है मेटाकार्पल। ये जो आपको खड़ी खड़ी सी दिखाई दे रही होगी ना, ये देखिए अब अंदर, अंदर ये मेटाकार्पल है। ये मैं दूसरे हाथ से दिखा नहीं सकता, मैंने फोन पकड़ा हुआ है। ये है ना, ये कार्पल के नीचे ये मेटाकार्पल होती है। और ये जो हमारी उंगली होती है ना, उंगलियों में जो हड्डी होती है, इसको बोलते हैं फ्लैंजिस। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंजिस। तो जो मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल में जो ये हमारी लिटिल फिंगर है और ये हमारी रिंग यानी कि अंगूठी वाली फिंगर है, इन दोनों के बीच में एक रग जाती है। अगर आप गौर से अपने हाथ को देखो, अपने हाथ में देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो इसमें अगर मान लीजिए लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में इन्फ्लामेशन है, हिपेटाइटिस है, तो वहां क्या करेंगे, राइट हैंड की उस एलम की फसद खोलेंगे। और अगर कल्ब, चूंकि वो उल्टी तरफ होता है, बाई तरफ होता है, और तिल्ली जो है वो भी बाई तरफ होती है, अगर तिल्ली में और कल्ब में प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई इन्फ्लामेशन है, तो उसमें क्या करते हैं, बाई हाथ की उस एलम की फसद यानी कि वेंसेक्शन करते हैं। ठीक है, ये पांचवें नंबर की होगी। अब छठे नंबर की, रग का नाम क्या है, साफिन। ठीक है, सिफेनिक वेन, इसको महफूज रग भी कहते हैं, सबके अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको महफूज रग रग भी कहते हैं, महफूज यानी कि जो सेफ हो। ठीक है, ये पिंडली पर अंदरूनी टखने यानी कि मीडियली होती है। ये पांव के ऊपर चंद शाखों में बट जाती है। ये कहाँ होती है, जैसे हमारा पैर है, जैसे हमारा पैर है, तो हमारे पैर पे होता क्या है, हमारे पैर पे दोनों तरफ ऊपर टखने पे जो है दो उभार होते हैं। नर्मदा आंखें खोलो। ठीक है, जो हमारा टखना होता है, हमारा टखने पे दो उभार होते हैं पैर के ऊपर। ध्यान दो आप, हमारे पैर के ऊपर, टखने के ऊपर दोनों तरफ दो उभार होते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक मीडियली, एक लेटरली। मीडियल यानी कि एक अंदरूनी, एक एक क्या होता है, लेटरली बाहर की तरफ। जो जो मीडियली है, जो अंदरूनी है, जो उस पे उभार है, टखना है, उसके पीछे से निकल के फिर ये आदमी के पैर के ऊपर आ जाती है, शाखों में बट जाती है। क्या करती है ये, शाखों में बट जाती है, ब्रांचेस में बट जाती है। इसको क्या बोलते हैं, साफिन यूनानी में, और इंग्लिश में सिफेनिक। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, महफूज रग भी है इसका दूसरा नाम। ठीक है, तो ये जो है पैर के पंजे पे ऊपर की तरफ आ जाती है। इससे फायदा क्या होता है, पैर के पंजे को आप अब इंसान की कमर से जोड़ लीजिए। पैर का पंजा यानी कि पैर का ऊपर का जो हिस्सा है, उसको इंसान की कमर से जोड़ लीजिए। कैसे, दर्द पुश्त यानी कि बैकएक में इसकी वो खोलते हैं, कमर दर्द में खोलते हैं। वर में गुर्दा यानी कि गुर्दे की बीमारी में, यानी कि नेफ्राइटिस यानी कि गुर्दे की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन होगा, क्या कहलाएगा, नेफ्राइटिस। एतबा से हैज यानी कि एमिनूरिया यानी कि मेंसिस का रुक जाना। ठीक है, वर में खुशिया यानी कि ओरकाइटिस यानी कि टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। वजाउल मफासिल यानी कि जोड़ों का दर्द। ठीक है, आर्थराइटिस, पिंडलियों में वर्म में क्या करते हैं, किसको खोलते हैं, सिफेनिक यानी कि साफिन को, यानी कि महफूज रग की फसद खोलते हैं, जो कि कहाँ होती है, टखने पे अंदरूनी तरफ, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, इसको जो है महफूज रग भी कहते हैं। अरकुन्निसा, अरकुन्निसा आपने सुना होगा, बहुत ही आम सा लफ्ज है। अरकुन्निसा, अरकुन्निसा दर्द होता है लंगड़ी का दर्द। ये क्या होता है, पीछे कुल्ले से जो एक रग निकलती है रीढ़ की हड्डी में से, और कुल्ले में को होकर के नीचे को निकलती हुई क्या होती है, टांग में पीछे की तरफ को जा करके नीचे टखने में जाकर के खत्म हो जाती है। इसका दर्द बहुत खतरनाक होता है, आदमी को सीधा नहीं चलने देता, चीखे निकलवा देता है। ठीक है, जब ये दब जाती है, जब ये दब जाती है तो चूंकि शियाटिक वैन बोलते हैं, अरकुन निसा को बोलते हैं शियाटिक वैन, शियाटिक वैन। और इसके दर्द को बोलते हैं शियाटिका, लंगड़ी का दर्द। ठीक है, जिसको ये हो जाता है उसको बहुत भयंकर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो रान यानी कि जांग की बैरूनी यानी कि लेटरली। ठीक है, आपको मैं बताऊं, साफिन जो थी मीडियली थी, टखने से अंदरूनी तरफ थी साफिन। साफिन जो थी अंदरूनी तरफ थी। मान लीजिए अगर ये
अगर ये पैर है तो अंदरूनी तरफ यानी कि अंदर की तरफ क्या होगी, साफिन। और बाहर की तरफ क्या आ जाएगी, ऊपर कुल्ले से नीचे को निकलती आएगी, ग्लूटियल मसल के अंदर को क्या आएगी, शियाटिक वेन। ठीक है, रान, रान यानी जांग की बैरून यानी कि लेटरली टखना बाहर की बैरूनी करीब, ये पेचदार होती है, पेचदार होती है, घुमावदार होती है और गिरेदार होती है। ठीक है, किस 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 बीमारी में इसकी रंग खोलते हैं, नंबर एक अरकुन्निसा में। ठीक है, अरकुन्निसा यानी कि ठीक है, यानी कि लंगड़ी के दर्द में। दवाली, कुछ औरतों की और कुछ मर्दों की, वो कुछ औरतें, वो औरतें जो घरों में बहुत देर देर तक खड़े होकर के काम करती हैं, और कुछ वो मर्द या वो औरतें जिनका जो है ट्रैफिक गार्ड की ड्यूटी होती है, बहुत टाइम तक जो है वो रोड वगैरह पर खड़े होकर के अपनी ड्यूटी देते हैं, तो उनकी क्या होता है, पिंडली की जो पीछे की रग है वो फूल जाती है, वो मोटी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें नुकरुस में और दवार में यानी कि चक्कर वक्कर में, ठीक है, इनमें क्या करते हैं, अरकुन निसा की वैन जो है वो खोलते हैं। शुरू करता हूं। हजामत, हजामत या हिजामा या कपिंग या सींग या लगाना, सींग, सींग यानी कि भैंस का सींग, जानवर का सींग। असल में क्या होता था पहले वक्त में, कदीम जमाने में क्या होता था, सींग जो होता है जानवर का, उसको काट करके कपसा बना लेते थे। जिधर से वो पतला होता था उसमें उसे सुराख कर देते थे, जिधर से वो मोटा होता था उधर से उसको जो है घिस वगैरह करके सॉफ्ट चिकना बना लेते थे ताकि वो चुभे ना। ठीक है, और फिर जहां की जो सींगी लगानी होती थी उस जगह लगा करके मुंह से खींचते थे, जोर लगा करके, तबीब यानी कि जो हकीम होते थे वो खींचते थे। ठीक है, और वो दो तरीके से खींचते थे। कुछ में तो क्या करते थे, जहां सींगी लगानी है वहां हल्के 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 से कट मार लेते थे, उसको शुर्त बोलते हैं, कट मारने को शुर्त। ठीक है, माँ शुर्त, माँ यानी कि साथ, माँ शुर्त। ठीक है, हिजामा माँ शुर्त यानी कि ऐसी कपिंग जिसमें कट मारे गए हों, और फिर कट मार के जो है थोड़े से एरिया में कट मारे, उसमें फिर कप रखा और खींचा। वो जो खून था वो मुंह में नहीं आता था, वो खून जो है थोड़ा बहुत जो 5 से 10 ml होता था वो वहीं इकट्ठा हो जाता था, उसके बाद उसको कॉटन वगैरह रुई वगैरह से साफ कर देते थे। ठीक है, ये तरीका था पहले। अब क्या हुआ, जैसे जैसे तरक्की हुई और लोगों ने सींग की जगह जो है रेडीमेड क्या हुआ, कप बनाने शुरू कर दिए। वो कप किस चीज के होते थे, या तो कांच के होते थे, अच्छी किस्म की कांच के, या अच्छी प्लास्टिक के होते थे, A1 यानी बेहतरीन प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिसमें आर पार दिख जाए। और ये ऐसी प्लास्टिक या ऐसी कंच है जिसको स्टरलाइज यानी कि स्टराइल भी कर सकते हैं, यानी कि पका भी सकते हैं, यानी कि डिसइंफेक्टेंट भी कर सकते हैं, यानी कि पाक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज होगा, अगर किसी के पास जो ऑटोक्लेव की फैसिलिटी है तो उसमें उसको पका भी सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो पहले मुंह से खींचते थे, मुंह के खींचने की जो काम है, ये वैक्यूम मशीन ने ले लिया। वैक्यूम मशीन को कम मतलब लगा करके उस कप के पीछे उसको खींचते हैं, एक प्रेशर बना देते हैं, जितना बनाना होता है उसको छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद वो जो वहां वैक्यूम यानी कि हवा की जो अदम मौजूदगी, यानी कि जहां हवा नहीं होती, वो उसको जो है उस प्रेशर से खींचता था उसको अंदर से। तो अगर माशुर्त किया है यानी कि कट मार करके क्या, तो उसमें खून आ जाता था, इकट्ठा हो जाता है 5-10 ml, उसको निकाल के फेंक देते हैं और जम जाता है वो। और अगर बिलाशुर्त यानी कि बगैर कट मारे करते हैं तो उसमें तो फिर कुछ नहीं है, बस जो एक तरीके से जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं, जो खून है, उसका जो एक तरीके से बहाव है वो स्किन की तरफ करना होता है। ठीक है, स्किन की तरफ होता है, उसमें कट वगैरह नहीं मारते। ठीक है, वो बिलाशुर्त होता है। और एक होता है उसको बोलते हैं महजमा नारी। महजमा नारी यानी कि गिलास लगाना। इसमें क्या करते हैं, आग गिलास में लगा करके ऐसे चिपकाते हैं। एक्चुअली ये जो है ये थोड़ा अलग है, इसमें ना तो प्रेशर बनाया जाता ना कुछ, इसमें तो गिलास में आग लगाया और खट से चिपका दिया जहां चिपकाना है। अब वो वहां से अपने आप प्रेशर बनाता है, इसको महजमा नारी बोलते हैं। अब कपिंग जो हो गए वो 3 हो गए, हिजामा माशुर्त यानी कि पहले कट मारे गए फिर जो है कपिंग लगाई गई। हिजामा बिलाशुर्त, बिला कहते हैं बगैर को, विदाउट। ठीक है, यानी कि बगैर कट मारे कपिंग करना। नंबर 3 महजमा नारी, यानी कि महजमा नारी यानी कि आग का गिलास लगाना। ठीक है, ये 3 टाइप हो गए। अब इसको समझिए आप। हजामत यानी कि हिजामा सींगिया लगवाने को कहते हैं, जिससे सिंगी को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सींग होता था ना वो शुरू में लगाते थे।
अब उसको कप बोलते हैं। ठीक है। सींगी को जिस्म के जिस हिस्से की कपिंग करनी होती है, हिजामा करना होता है, उस पर रखकर मुंह से चूसते हैं। वैसे आजकल मुंह में चूसने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हिजामा की मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं, आ गई हैं, जिनसे मुंह से चूसने का काम वैक्यूम मशीन करती है। ठीक है। और सींगी की जगह कांच और प्लास्टिक के कप आ गए हैं, जिसको स्टाइल भी कर सकते हैं। टाइप्स जो है तीन है। हिजामा जो है माशुर्त, यानी कि जिसमें सींगिया सींगिया लगवाने से पहले हल्के हल्के से कट मार लेते हैं। दूसरा हिजामा बिलाशुर्त, यानी कि जिसमें कट नहीं मारते, डायरेक्ट जो है वो कपिंग करते हैं। और तीसरा है महजमा नारी, यानी कि गिलास के अंदर आग लगा करके जो चिपका देते हैं। अब हिजामा यानी हजामत करते टाइम बरते जाने वाली एहतियात यानी कि सावधानियां, किन किन चीजों की सावधानी बरते। नंबर एक, 10 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का हिजामा नहीं करना चाहिए। 10 साल से छोटे बच्चों का और 60 साल से बड़े आदमी का हिजामा नहीं, बूढ़े आदमी का हिजामा नहीं करना चाहिए। चांद की तारीखों की शुरुआती और आखिरी तारीखों में हिजामा नहीं करना चाहिए। गाढ़े खून वालों का हिजामा नहीं करना चाहिए। हिजामा के फौरन बाद खाना खाना ना दिया जाए, बल्कि जो सफरावी यानी कि जिनका मिजाज बहुत खतरनाक गर्म हो, सफरावी हो, ठीक है, दूध या आबे अनार यानी कि अनार का जूस दे सकते हैं। ठीक है। मोटे यानी कि थुलथुले लोगों में हिजामा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इंसानी जिस्म पर यानी कि इंसान के बॉडी पर जो है वो मशहूर जगह है कौन कौन सी है जहां पे हिजामा यानी कि कपिंग की जाती है। हिजामा को हजामत भी बोलते हैं। नंबर एक, गुद्दी। गुद्दी समझते हैं आप? गुद्दी यानी कि गर्दन पे पीछे की तरफ। ठीक है। इसमें किन किन बीमारियों में कपिंग करते हैं गुद्दी के ऊपर? दर्दनाक यानी कि आवाज नहीं आ रही डिप्थीरिया है, हो। कट। कला कला यानी कि स्टोमेटाइटिस, यानी कि मुंह आने में करते हैं। रमद यानी कि ब्लीफराइटिस, यानी कि आंखों के आ जाने में, यानी कि आंखों के इन्फेक्शन में करते हैं। ठीक है भाई। फिर पिंडलियां। पिंडलियां समझते हैं आप? घुटनों के नीचे, घुटनों के नीचे जो उसमें हिजामा करते हैं। नंबर एक, दर्द गुर्दा, यानी कि गुर्दे के दर्द में करते हैं। नंबर दो, वर्म रहम, यानी कि क्या कहते हैं इसको, एंडोमेट्राइटिस में करते हैं। एहतबा से हैज, यानी कि एमिनूरिया, यानी कि जब मेंसेस बंद हो जाए तो उसमें भी कहाँ करते हैं। ये सवाल बनता है कि पिंडलियों पे कपिंग कब करते हैं। मतलब या फिर ये बन सकता है ऐसा एहतबास में कहाँ बंद करते हैं, यानी कि एमिनोरिया, यानी कि जब जो है वो बंद हो जाए, महीने एक तरीके से मेंसेस ऑफ हो जाए, तो उसमें कहाँ करते हैं, पिंडलियों पे करते हैं। सुरीन और दोनों रानों के बीच, सुरीन और दोनों रानों के बीच यानी कि कुलों के बीच समझ लीजिए आप इसको। अरकुन निसा, लंगड़ी का दर्द, नुकरुस और बवासीर में करते हैं। ठीक है। मिकाद के ऊपर की तरफ, यानी कि एनस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, कहाँ किस में करते हैं? जब सिर की तरफ गैस जा रहे हो तो जो है मिकाद यानी कि एनस से थोड़ा ऊपर को हल्का सा बचा करके करना चाहिए। हाथ पांव पे कब करना चाहिए? हाथ और पांव पे भी कपिंग लगाते हैं, कब करना चाहिए? दर्द सर, यानी कि सिर का दर्द। सरसाम यानी कि मेनिंजाइटिस। ठीक है। यानी कि जो मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन है, तीन जो झिल्लियां हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए। तेज बुखार में जो दिमाग की तरफ चढ़ जाए। सऊद बुखारात, यानी कि ऐसे बुखार, सऊद बुखार जो सिर में चढ़ गए हो, बुखारों का दिमाग में चढ़ना। अब कुल्लों के बीच कब करते हैं? करते हैं वर्म रहम में करते हैं, एंडोमेट्राइटिस में। वर्म मिकाद यानी कि एनल इन्फ्लामेशन में करते हैं। वर्म खुसियतैन यानी कि ओरकाइटिस में करते हैं, जबकि टेस्टिस के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाए। दोनों बाजुओं के बीच, दोनों बाजुओं के बीच यानी कि पीछे। ठीक है। कब करते हैं? कलाउल उजुन, यानी कि कान में दर्द। ठीक है। थूक में खून आना, कंधे में दर्द होना, दर्द हलक यानी कि फेरेंजाइटिस में। या ठीक है, यानी कि जब गले में जो है दर्द होना शुरू हो जाए, फेरेंजाइटिस, गले का इन्फ्लामेशन, गले का इन्फेक्शन, और इसमें दर्द हो जाए। ठीक है। नाफ के ऊपर, नाफ नाफ यानी कि जहां पे अम्बिलाइकल कोड बच्चे के चिपकती है, नाफ। ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा कब करते हैं? कोलेंजाइटिस में, जबकि कोलन में इन्फेक्शन हो गया हो, बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो गया। दर्द मैदा में, यानी कि मैदे के दर्द में, यानी कि स्टमक के दर्द में। और दर्द रहम यानी कि बच्चेदानी के दर्द में कहाँ करते हैं? नाफ के ऊपर करते हैं। जेर पिस्तान, यानी कि जो पिस्तान होती है, जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे करते हैं। ब्रेस्ट को छोड़ करके उसके नीचे करते हैं। कैसे करते हैं? कसरत हैज में, अगर किसी को मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हो। व निफास, निफास बोलते हैं परपेरियम को, यानी कि बच्चा जन्ने के बाद, डिलीवरी के बाद जो माँ को 40 दिन तक जो है कमोबेश जो खून आता है, उस खून को परपेरियम बोलते हैं। ठीक है। निफास बोलते हैं। ठीक है। अगर वो ज्यादा आए तो उसमें क्या करते हैं? उसमें करते हैं
और जब हैज यानी कि मेंसेस ज्यादा आए उसमें क्या करते हैं, जो पिस्तान है यानी कि ब्रेस्ट है उसके नीचे कपिंग करते हैं। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए।